નમસ્કાર, હું છું આપની સાથે કિશન તિવારી. આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતનો ખાસ કાર્યક્રમ આપણો દેશ. સમાચારોની શરૂઆત કરીએ આપણે મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી. જે હાલ ઉત્તર પ્રદેશની આપણે સૌથી પહેલા વાત કરીએ તો પૂર્વાંચલથી પશ્ચિમ યુપી સુધી જાતિગત દ્વેષે ફરી એકવાર માનવતાને શર્મમાં મૂકી દીધી છે. બિજનૌરના આ સમાચાર જણાવે છે કે કેવી રીતે એક નાની ઝઘડાએ એક જાટ યુવાનનો જીવ લઈ લીધો અને એક સૈનિકને રજા પર હોસ્પિટલમાં મોકલી દીધો. ઢાબા પર શરૂ થયેલો આ વિવાદ એટલો ઝડપથી વકર્યો કે લાકડીઓ અને દંડાઓના વરસાદ વચ્ચે એક વ્યક્તિએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો. અને જેમ જેમ આ તણાવ વધતો ગયો તેમ તેમ ગામની શેરીઓ પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાઈ ગઈ. એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ઢાબાના ટેબલ પર બેસવાના અધિકારે કોઈનો જીવ લીધો. આ માત્ર લડાઈ ન હતી, તે માનવતાનો પરાજય હતો. આ સંપૂર્ણ અહેવાલ જુઓ અને સમજો. लाठी डंडों के बीच इंसानियत लहूलुहान, जातीय अहंकार ने फिर छीनी एक जान. बिजनौर के गांव में पसरा सन्नाटा, पुलिस की चौकसी में छिपा है खौफ. ढाबा बंद है, सड़कें वीरान, लोगों की जुबा पर सवाल ही सवाल. जहां जाति की आग में फिर से झुलसा यूपी का बिजनौर. थाना हल्दौर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ढाबे पर बैठने को लेकर दलित और जाट समाज के युवकों में झगड़ा हो गया. कुछ ही देर में बात इतनी बढ़ गई कि लाठी डंडे चलने लगे. गोलियों से शुरू हुआ विवाद खून से सना मैदान बन गया. यह वही जगह है जहां कुछ ही देर में एक जाट युवक की मौत हो गई. ढाबे पर बैठने को लेकर शुरू हुई कहासुनी ने हिंसा का रूप ले लिया. स्थानीय लोगों के मुताबिक दलित समाज के कुछ युवकों ने जाट समुदाय के 2 लड़कों पर हमला कर दिया. हमले में घायल हुआ युवक फौज में तैनात है, जो छुट्टी पर घर आया था. उसे गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया, जबकि दूसरे युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. देखिए, कल 8 तारीख को थाना हल्दौर में एक ढाबे पर 2 पक्षों के मध्य खाना खाने को लेकर आपस में विवाद हो गया था, जिनमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी. एक पक्ष का एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसे उपचार ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई. मृतक के परिजनों द्वारा डेड बॉडी को रख के जाम लगाने का प्रयास किया गया. इस पर तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया तथा मृतक के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है. उनके परिजनों द्वारा दी जाने वाली तारीखी सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है. मौत की खबर गांव में पहुंची तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. बालकिशनपुर चौराहे पर शव रखकर सड़क जाम कर दी गई. घंटों तक दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई. मामले की गंभीरता देखते हुए एसपी सिटी, सीओ और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. तनाव के हालात को देखते हुए प्रशासन ने अफवाहों पर लगाम कस दी है. ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और हर आने वाले पर नजर रखी जा रही है. बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ ग्रामीणों ने सबको लेकर सड़क पर बालकिशन चौराहे थाना हल्दौर क्षेत्र में चक्का जाम कर दिया. वहीं सबको सड़क पर रखकर चक्का जाम करने से पूरी तरीके से यातायात व्यवस्था ठप हो गई. वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को काफी समझाने का प्रयास किया, पर ग्रामीण एक भी पुलिस की सुनने को तैयार नहीं थे. वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों के साथ हमसाज हो गई है. मैं आपको बता दूं, पूरा मामला थाना हल्दौर क्षेत्र का है, जहां पर अभिषेक सन्नी और हिमांशु, जो कि कड़ा बजीतपुर गांव के रहने वाले थे, वो कल शाम खाना खाने के लिए हल्दौर क्षेत्र में एक निजी रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं, जहां पर उनका दलित समाज के युवकों से खाना खाने को लेकर आपस में विवाद हो जाता है. विवाद इतना हो जाता है कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं. मैं आपको बता दूं, अभिषेक और हिमांशु गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और घायलों को अस्पताल उपचार के लिए भेजा जाता है, जहां पर उपचार के दौरान अभिषेक उर्फ सन्नी की मौके पर ही मौत हो जाती है. अभिषेक उर्फ सन्नी की मौत से परिजनों में कोहराम समझ गया और रो रो कर बुरा हाल है. वहीं ग्रामीणों ने अभिषेक उर्फ सन्नी का सब सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया. ग्रामीणों की लगातार पुलिस से मांग है कि आरोपियों को
जल्द से जल्द पकड़कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया और आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि हत्या के आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही गिरफ्तारी होगी। हालांकि इलाके में तनाव अब भी बना हुआ है। मृतक युवक के घर मातम पसरा है। मां की आंखों में बेटे की आखिरी झलक अटकी है। पिता के हाथों में बेटे की तस्वीर और लहूलुहान यादें हैं। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि उस सोच की है जो अब भी जाति के नाम पर इंसान को इंसान नहीं समझती। जाम धीरे धीरे हटाया गया है लेकिन गांव में खामोशी गूंज रही है। ढाबा बंद है, सड़कें वीरान है और लोगों की जुबां पर एक ही सवाल है, क्या एक छोटी सी बात के लिए किसी की जान ले लेना अब आसान हो गया है? बिजनौर की यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, ये समाज में पल रहे उस जातीय जहर की तस्वीर है जो वक्त बे वक्त हमारे बीच हिंसा बनकर फूट पड़ता है। एक जवान जो देश की सीमा पर लड़ता है, उसे अपने ही गांव में अपनों के बीच लाठियों से बचना पड़ा। अब यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब तक जाति की दीवारें खून से रंगी जाती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। હવે સમાચારોમાં આપણે આગળ વાત કરીએ મહારાષ્ટ્રની, તો ફરી એક નજર આપણે આજે કરીશું મહારાષ્ટ્રના એનએક્સટીમાં જે ચાલતું વિકાસ કાર્યો છે, મહારાષ્ટ્રમાં જે વિકાસલક્ષી જે કાર્યો થઈ રહ્યા છે તેના વિશે आओ જોઈએ એક ખાસ અહેવાલ। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बड़ी खबरों की तरफ। देश का पहला सहकारी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट महाराष्ट्र में स्थापित हो चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस प्लांट का उद्घाटन किया। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ अहिल्यानगर के कोपर गांव में देश के पहले सहकारी मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत स्प्रे ड्रायर और पोटास ग्रेन्यूल निर्माण सुविधा का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने सहकारी मॉडल की प्रशंसा करते हुए कहा कि केंद्र और महाराष्ट्र सरकार मिलकर ग्रामीण उद्योगों को सशक्त बना रही है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बायो ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। हा जो सीबीजीचा प्रकल्प आपण करतोय, हा प्रकल्प म्हणजे सर्क्युलर इकॉनॉमीचा प्रकल्प आहे। कारण आपण बघा, या ठिकाणी आपण ज्यावेळेस साखर तयार करतो, बाय प्रोडक्ट्स तयार करतो, त्यावेळी स्पेंट वॉश, प्रेस मड या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, या ऑर्गॅनिक अशा प्रकारची वेस्ट आहे। ही ऑर्गॅनिक वेस्ट ही जमा करून त्याच्यातनं गॅस तयार करायचा। इस प्लांट से परिवहन, उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों में बायो ईंधन की कमी को पूरा किया जा सकेगा। राष्ट्रीय बायो एनर्जी प्रोग्राम और गोवर्धन मिशन के तहत शुरू की गई यह सहकारी परियोजना भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री फडणवीस के नेतृत्व और केंद्र के समर्थन से महाराष्ट्र बायो ऊर्जा के जरिए सतत विकास और किसान सशक्तिकरण के नए मानक स्थापित कर रहा है। महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों के किसानों को ऋण वसूली के लिए बैंक अब नोटिस नहीं भेजेंगे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उल्लंघन करने वाले बैंकों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। साथ ही दीपावली से पहले बाढ़ प्रभावित हर परिवार को आर्थिक सहायता भी दिए जाने की बात कही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बाढ़ प्रभावित धाराशिव जिले का दौरा किया। शिंदे ने बेमौसम हुई बारिश और जल जमाव से जूझते किसानों से भी मुलाकात की।
उन्होंने बाढ़ पीड़ित किसानों को भी बड़ी राहत देते हुए कर्ज के लिए बैंकों या साहूकारों के नोटिस नहीं भेजने की बात कही। शिंदे ने पीड़ित किसानों को ऋण वसूली के लिए नोटिस भेजने वालों पर सख्त कानूनी कार्यवाही का भरोसा दिया। कुठल्याही कर्ज बँकेने किंवा कुठल्याही सावकाराने कुठलीही नोटीस दिली तर त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल अशा प्रकारची देखील चर्चा मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेली आहे। अरे शेतकरी तिकडे डोळ्यात त्याच्या अश्रू आहेत आणि त्याच्याकडे काय वसुलीचा तगादा लावणार तुम्ही? बाढ़ पीड़ित परिवारों को दीपावली से पहले महाराष्ट्र सरकार आर्थिक सहायता मुहैया कराने जा रही है। इसके लिए हर प्रभावित परिवार को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा दीर्घकालिक समाधान के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा भी की जाएगी। मराठवाड़ा, मध्य और पश्चिमी महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश और बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया है। महाराष्ट्र सरकार पीड़ितों को आर्थिक सहायता के साथ ही उनके पुनर्वास के लिए भी मदद कर रही है। युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग में नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। राज्य रोजगार मेले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एमपीएससी चयन प्रक्रिया में संशोधन की बात भी कही है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र सरकार साल 2026 को भर्ती वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के मकसद से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी घोषणा की है। मुंबई में राज्य रोजगार मेले को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए सभी पदों के सेवा प्रवेश नियमों को अपडेट करने पर जोर दिया। मोठ्या प्रमाणात सेवा प्रवेश नियम सुधारायचे आणि ते सुधारल्यानंतर या ठिकाणी त्याच्यावर नियुक्त्या आम्ही देणार आहोत। पण त्या देत असताना आता आपल्याला एमपीएससी ची देखील गती वाढवायची आहे। आपल्याला या सगळ्या नियुक्तीची जी काही प्रक्रिया आहे, अनेक वेळा ही प्रक्रिया 2-2 वर्ष त्या ठिकाणी लांबते किंवा फॉर्म भरल्यापासून नियुक्ती होतपर्यंत काही प्रकरणात तर 4-4 वर्ष झालेले आपण बघितलेले आहेत। इस मौके पर 10,309 अभ्यर्थियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर करीब 80% नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं, बाकी जल्द पूरी की जाएंगी। नीतिगत फैसलों और चयन प्रक्रिया में तेजी लाने से महाराष्ट्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्हें रोजगार मिलने में भी आसानी हो रही है। महाराष्ट्र में पोलियो टीकाकरण में तेजी लाने के लिए उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने हाफकिन संस्थान को 25 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इससे टीका उत्पादन में तेजी आएगी। पोलियो टीका उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने हाफकिन बायोफार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन को 25 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। टीका उत्पादन में हाफकिन देश का अग्रणी संस्थान है। हाफकिन ने भारत के पोलियो उन्मूलन में अहम भूमिका निभाई है। हाल ही में सरकार ने पोलियो टीकाकरण के तहत हाफकिन संस्थान को 2.68 करोड़ ओरल पोलियो टीके का ठेका दिया है ताकि बच्चों को पोलियो से सुरक्षित रखा जा सके। हाफकिन संस्थान और इसके बायोफार्मास्यूटिकल विंग को सशक्त बनाने के लिए डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन सुझावों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक नई समिति गठित करने के निर्देश दिए। ये समिति हाफकिन संस्थान के विकास के लिए अगले 5 साल का रोडमैप भी तैयार करेगी। महाराष्ट्र सरकार हाफकिन जैसे संस्थाओं के विकास पर लगातार जोर दे रही है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों के तहत ये संस्थाएं लाखों लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती रहें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र पुलिस मुख्यालय में साइबर जागरूकता माह का शुभारंभ किया। सरकार का मकसद साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ये रिपोर्ट खास आपके लिए। महाराष्ट्र में डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साइबर जागरूकता माह की शुरुआत की। इसका मकसद नागरिकों को साइबर अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी और वित्तीय फ्रॉड के बढ़ते खतरे को लेकर जागरूक करना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने आज के डिजिटल युग में सतर्क रहने को जरूरी बताया। उन्होंने एडवांस साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर अपराध के खतरे से बचाने के लिए अहम बताया। त्या क्षणी तुमच्या हे लक्षात येईल की काहीतरी गडबड आहे, त्या क्षणी कुठलीही लाज न बाळगता
सरळ उचलून 1945 लावला तर लॉसमधनं ट्रॉमामधनं तुम्ही वाचू शकाल. आणि तुम्ही विचार करत बसला आणि एक दिवस गेला तर सायबर वर्ल्ड हे इतकं फास्ट आहे, डिजिटल स्पेस ही इतकी प्रचंड वेगवान आहे की यू विल लूज एव्हरीथिंग. काही तुम्हाला परत मिळू शकत नाही. कार्यक्रम में बॉलीवुड स्टार रानी मुखर्जी, अक्षय कुमार, VJTI और ITI बॉम्बे के वरिष्ठ एक्सपर्ट्स समेत अलग अलग क्षेत्रों की कई हस्तियां शामिल हुई. इस मौके पर साइबर योद्धा बुकलेट का विमोचन भी किया गया. इसमें साइबर खतरों की पहचान करने और ऑनलाइन सुरक्षित रहने में मदद करने के लिए कई उपयोगी बातें बताई गई हैं. कार्यक्रम में शामिल हस्तियों ने इस अभियान का समर्थन किया और सुरक्षित डिजिटल भविष्य बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया. હવે આ તરફ આપણે આગળ વાત કરીએ તો શ્રાવસ્તીમાં મહિલા સશક્તિકરણ અભિયાન વચ્ચે જ્યાં રાજ્યભરમાં મહિલાઓને ન્યાય અપાવવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે, એક મહિલાની જે વેદના અને ન્યાયનો માર્ગ હજુ પણ ઉકેલાયો નથી. 5 વર્ષથી પોતાના જ શાળાની લાલસાનો ભોગ બનેલી એક મહિલા હવે ન્યાય મેળવવા માટે ઘરે ઘરે ભટકતી રહે છે. અને આ કેસ સમાજને એક મજબૂત સંદેશ આપે છે. મહિલાઓ સામેના જે ગુનાઓ છે તેને સંવેદનશીલતા અને ગંભીરતાથી સાંભળવા જોઈએ. ફક્ત કાનૂની કાર્યવાહી જ નહીં, પીડિતાને ઘરે ઘરે ભટકવા માટે મજબૂર કરવાને બદલે તાત્કાલિક રાહત અને રક્ષણ પૂરું પાડવું જોઈએ. મહિલાઓના અવાજને દબાવવાથી ગુનેગારોને પ્રોત્સાહન મળે છે. એ જ નહીં પરંતુ સમગ્ર સિસ્ટમ પર પણ પ્રશ્નો ઊભા થાય છે. મહિલા સશક્તિકરણ ફક્ત સૂત્રોચ્ચાર વિશે જ નથી, તે જમીન પર વાસ્તવિકતા કાર્યવાહી વિશે છે. રિપોર્ટ જુઓ અને સમજો. मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है, कुंदनपुर नौसारा. ये मेरे बुआ का लड़का इमरान मेरे घर पर रहता था. उसके यहाँ मछलीवा में उसका घर था. घर जल गया था, इसका यहाँ पे बुला लिया घर वाले और यहीं रहता था. उसके बाद में मेरे पत्नी के साथ नाजायज संबंध बना लिया. उसके बाद में वीडियो बना लिया. हम घर पर नहीं थे, गैस का काम करते हैं, डिलीवरी बॉय का. और वो भी हमारे साथ काम करता था. वो एजेंसी पे ऑफिस में रहता था, तो यहाँ दिन में खाना वाना खाने आता था. बच्चे पढ़ने चले गए, इसी का फ़ायदा उठाकर उसने जबरन बलात्कार किया और उसका वीडियो बना लिया. उसके बाद में उसी से प्रताड़ित करता रहा कई सालों से. ऐसा उसने किया. उसके बाद में कहा कि ठीक है, तुम अपने पति को मार दो, शादी कर दो. हाँ जी, उनसे कहा. फिर जहर वाल ला के दिया तो उसने कहा जब पति को मार देंगे तो बच्चे हमारे बेगा हो जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे. उसके बाद में जब उन्होंने इनकार, उसने अपनी शादी कर ली. उसके बाद में जब इनकार कर दिया तो उन्होंने फांसी लगा ली.
कि हम तुमसे अब शादी नहीं करेंगे। कम से कम 5-6 साल से 4-5 साल से रहा है, जबरदस्ती करे में से आदमी बाहर जाके काम करे, एजेंसी में वो घर पर खाना खाया होता है, उनके पोखा का लड़का है, वो अकेले में रही अपन जबरदस्ती करे, वीडियो बनाई, उसके बाद में कई दिन तक के करे कोई से बताइए तो कट्टा वट्टा रखे रहा, मारिश भी होंगे। अच्छा, तो इसकी आपने पुलिस को सूचना दी? हम कम से कम वही 4-5 महीना से तो चक्कर लगाए, कोई कार्रवाई नहीं करा, 4 दिन का बैठाया है पटवारी। कहानी सिर्फ पीड़ा नहीं, दर्द की आवाज। महिला की कहानी सिर्फ 5 साल की पीड़ा नहीं है, ये कहानी है उस प्रणाली की जो पीड़ितों की आवाज को दबा देती है। महिला सशक्तिकरण अभियान के बावजूद ऐसी महिलाएं आज भी न्याय के लिए दर दर भटकती हैं। इस महिला ने हर मोड़ पर संघर्ष किया, हर बार उसने कोतवाली भिनगा का रुख किया, उसे केवल चाय पिलाकर लौटा दिया गया। महिला सशक्तिकरण के नारे और जमीन पर लागू वास्तविकता में बड़ा फर्क है। श्रावस्ती से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर भाभी से देवर को प्यार हुआ। देवर के प्यार में भाभी भी पड़ गई और लगातार ये रिश्ता 5 साल तक चलता रहा। 5 साल के बाद जब महिला को आपत्ति हुई तो उसने शिकायत करनी चाहिए। इस बीच आरोप है कि महिला का देवर ने न्यूड वीडियो भी बना लिया, जिसको दिखाकर वो लगातार उसे ब्लैकमेल करता रहा। 5 साल तक उसके साथ शारीरिक शोषण किया। ऐसे में जब वो महिला अपने शिकायत को लेकर थाना अध्यक्ष के पास गई तो थाना अध्यक्ष उसे चाय पिलाकर वापस लौटा देते हैं। महिला का साफ तौर पर कहना है जब वो शिकायत करने जाती है तो उसे चाय पिलाई जाती है और वापस उसे घर भेज दिया जाता है। अब थक हार कर महिला पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के पास पहुंची है। राहुल भाटी ने महिला की शिकायत को संज्ञान लिया है और इसकी जांच सीओ को भेजी है। सीओ अब जांच कर रहे हैं, देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई क्या करती है। महिला का आरोप है कि उसका जो देवर है वो रिश्तेदारी में देवर लगता है, घर पर उसका आना जाना था और जब इस बीच उसने उससे रिश्ता बना लिया, उसे ब्लैकमेल करने लगा, उसे हवस का शिकार बनाया, उसके साथ बलात्कार भी किया। ऐसे में अब महिला का ये भी आरोप है कि जब उसने कहा कि अब हमारे से शादी कर लो तो शादी भी नहीं की और उसने ये कहा कि अपने पति को रास्ते से हटा दो। रास्ते से हटाने के लिए उसने बाकायदा जहर भी खरीद कर उसको महिला को दिया, लेकिन महिला ने अपने पति को जहर नहीं दिया और इस बीच महिला ने अपनी ही जीवन लीला समाप्त करने के लिए एक बार फांसी भी लगाई, लेकिन उसे बचाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर वो सुरक्षित है और एक बार फिर से पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची है कि हमारी शिकायत दर्ज करें और मुझे न्याय दिलाया जाए। 5 महीने की निरंतर लड़ाई के बाद महिला की मुलाकात एसपी राहुल भाटी से हुई। एसपी ने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया और सीओ को इसकी जांच सौंप दी। ये कदम महिला के लिए न्याय की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। इस महिला की कहानी ये दिखाती है कि जब महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारे तक सीमित रह जाए तो पीड़ित महिलाओं के लिए न्याय पाना कितना मुश्किल हो जाता है। अब महिला के पास एसपी राहुल भाटी की कार्रवाई के बाद कुछ उम्मीद है। सीओ ने जांच शुरू की है और आरोपी इमरान पर कानूनी कार्रवाई की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। अंततः न्याय की राह पर पहला कदम उठाया गया, लेकिन सवाल है कि क्या बाकी अधिकारी भी कोतवाल साहब की तरह चाय पिलाकर मामले को टालते रहेंगे या सिस्टम बदलकर पीड़ितों को वास्तविक न्याय मिलेगा। महिला की कहानी समाज के लिए चेतावनी है, जहां न्याय प्रणाली में बाधाएं हैं, वहीं महिला सशक्तिकरण अभियान को सिर्फ नारे नहीं बल्कि कार्रवाई के रूप में दिखाना होगा। महिलाओं को न्याय दिलाना अब हमारी जिम्मेदारी बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। તો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.